अब हम लोग पढ़ेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या बहुत महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अभी तक तो नाम सीखे थे, अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। किसमें? डिटेल में। पहला बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में एक है संयोजन अभिक्रिया। ये नाम आपको मालूम है कि सर संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अपघटन अभिक्रिया, फिर विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं, इन सभी के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो देखो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। पहली जो अभिक्रिया है इसके बारे में। अब यहाँ से आपको बिल्कुल सीरियसली इन अभिक्रियाओं के नाम प्लस इनमें होने वाली अभिक्रियाएं जो सूत्र आएंगे वो भी आपको यहाँ याद रखने हैं, क्योंकि जब आप एग्जाम दोगे तो एग्जाम में आपसे पूछता है कि संयोजन अभिक्रिया को परिभाषित करते हुए इनके कोई दो उदाहरण लिखिए, ऐसे नाम आएंगे। तो देखें, नाम है संयोजन अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, देखो नाम से क्लियर हो रहा है क्या, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। बच्चों ध्यान रखना, ऐसे नाम से आप इनको याद रखोगे। नाम आया संयोजन, तो संयोजन का मतलब क्या है? जुड़ना, मतलब सहयोग करना। दो पदार्थ आपस में जुड़ करके एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, तो ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो बच्चों क्या हुआ, देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं में नहीं बदलते हैं, ठीक है। फिर रासायनिक अभिक्रिया में एक तत्व का परमाणु, ऐसा तो है नहीं कि इधर जिंक लिया तो उधर आपका क्या आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा, नहीं। उससे संबंधित जो भी अभिक्रिया होगी उन्हीं परमाणुओं में बदलाव होगा, ऐसा नहीं है कि दूसरा परमाणु आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं में नहीं बदलते हैं, नहीं मिश्रण से परमाणु गायब होता है और न ही कहीं और से प्रकट होता है, सही है, कहीं अलग से कोई परमाणु थोड़ी आ जाएगा। तो बच्चों क्या हुआ, इसके लिए हमें समझना है क्या कि दरअसल कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो इसमें नए पदार्थों का तो क्या होता है, उत्पादन करने के लिए परमाणुओं के बीच बंधनों को तोड़ना और बनाना होता है, सही है। यदि मान लो आप कोई नया परमाणु, मान लीजिए इधर देखिए, ये तो आपको समझ में आएगा ना संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, कि इसमें कोई ना कोई नए तत्व या दो परमाणु है आपस में जुड़ करके, या दो तत्व आपस में जुड़ करके एक नए तत्व का निर्माण करेंगे, दो पदार्थ जुड़ करके नए पदार्थ को बनाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ यहाँ डिटेल्स दे रखी है क्या, कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं में नहीं बदलते हैं, ना ही ऐसा नहीं कि भाई मान लीजिए कोई मिश्रण आपने लिया और उसमें से कोई पदार्थ परमाणु गायब हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। तो नए पदार्थों का उत्पादन और नए पदार्थों का बनना, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि परमाणुओं के बीच में बंध होते हैं, वो बंध कहीं ना कहीं टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है, सही है। तो बच्चों इसमें आगे वाली जो बात आपको याद रखनी है वो क्या है, देखिए इधर जब आप देखते हो, अभी हम लोग संयोजन अभिक्रिया पे नहीं पहुंचे, उससे पहले कुछ बातें देख रहे हैं कि कोई भी जब अभिक्रिया होती है तो नए पदार्थ, जो पदार्थ होते हैं उनके बीच में बंध टूटते भी हैं और नए बंधों का निर्माण होता है, ये बात याद रखना। इधर देखें, जैसे मैंने क्या किया, ये मेरे पास एक बीकर, एक इसको हम लोग वैसे बोलते आ रहे हैं एक शंकुनुमा या शंकु के आकार का क्या है, फ्लास्क, शंकु आकार का एक फ्लास्क, ठीक है बच्चों। इस शंकु आकार के फ्लास्क के अंदर मैंने क्या लिया, थोड़ी मात्रा में कैल्शियम ऑक्साइड CaO लिया। अब एक कैल्शियम ऑक्साइड ने क्या किया, इस कैल्शियम ऑक्साइड को जैसे ही मैंने लिया, इसके अंदर मैंने डाला पानी। धीरे धीरे इसमें लिखा हुआ है, धीरे धीरे हम डालते हैं इस कैल्शियम ऑक्साइड वाले इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर मैंने यहाँ पानी डाल दिया। क्या डाला बच्चों, पानी। तो अब मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे ना। अब क्या बनेगा, एक नया पदार्थ बनेगा। तो सर आपने पहले लिया कैल्शियम ऑक्साइड, इसके अंदर आपने मिलाया पानी, जल, तो सीधी सी बात है सर इनसे एक नया पदार्थ बनेगा। और उस नए पदार्थ का नाम इधर देखोगे आप क्या हुआ, इधर एक नया पदार्थ दिखा हमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक नया पदार्थ बना। इसका मतलब यहाँ इन दोनों परमाणु, इन दोनों पदार्थों के कुछ बंध टूटे, कुछ बंध जुड़े होंगे और एक नए पदार्थ का निर्माण कर दिया, नाम हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हम लोगों ने इस बीकर को स्पर्श किया, जैसे मैं इस बीकर को स्पर्श करूंगा मुझे यहाँ गर्म हीट
ऊष्मा का अनुभव होगा। मतलब यहाँ ऊष्मा भी क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है। तो ये बात थोड़ी सी याद रखना कि रासायनिक अभिक्रियाओं में जब नए पदार्थों का निर्माण होता है तो बंध टूटते भी हैं और बंध बनते भी हैं। ठीक है बच्चों, अगला देखें। तो इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर के दोनों क्या है, एक एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक से एक उत्पाद बनता है। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ दो अलग अलग अभिकारक थे, लेकिन यह बोल रहा है क्या इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड मिला और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड केवल एक उत्पाद बनाया। तो इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या अभिकारक, भाई आपका पास CaO था, वापस समझो बच्चों, एक तो CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड है, और एक आपके पास जल है। तो एक अभिकारक तो ये हो गया और एक अभिकारक ये हो गया, या ऐसे बोल दो एक पदार्थ ये हो गया और एक पदार्थ ये हो गया। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ या दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़ करके ये दोनों आपस में जुड़े, यहाँ क्रिया हुई और इनसे केवल एकल उत्पाद, केवल एक उत्पाद यहाँ मिला, हमें एकल उत्पाद का निर्माण हुआ। और इस एकल उत्पाद के रूप में कौन मिलता है, आप बोलोगे सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ क्या हो गया, निर्माण हो गया। तो दो बात हमारे समझ में आ गई बच्चों कि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक या दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला बिंदु देखें यहाँ। तो अब संयोजन अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरणों पर हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं, जैसे कोयले का जलना। कोयले का जलना, इसका मतलब क्या है कि यहाँ कार्बन, कोयला क्या होता है, कार्बन का अपर रूप होता है। अपर रूप भी आपको आगे हम लोग पढ़ाएंगे अपर रूप क्या होते हैं। तो कार्बन का एक अपर रूप है कौन, कोयला। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है कोयला, ये इसमें साथ में दे रखा है कि इस सॉलिड अवस्था में। तो देखो कोयले को जलना, आपको एग्जाम्पल याद रखनी है। तो कोयला के रूप में मैंने कार्बन लिया और ये कार्बन कौन सी स्टेट में, सॉलिड अवस्था में है। इसकी अभिक्रिया कराई मैंने, जलाएंगे तो ऑक्सीजन गैस को लिया और इसकी अभिक्रिया करवा दी ऑक्सीजन गैस के साथ। तो यहाँ से कौन सी गैस बनी बच्चों, यहाँ से बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, और ये भी क्या है, गैस। तो हम लोगों ने कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाई तो हमारे पास CO2 एक नए एकल उत्पाद के रूप में मिला। तो देखो यहाँ एक पदार्थ दूसरा पदार्थ ये रहा, इन दोनों ने अभिक्रिया की, दोनों ने अभिक्रिया की और एक नए उत्पाद CO2 का निर्माण हुआ। दूसरी बात देखो, जल का निर्माण। जल कैसे बनता है, हमने क्या करा, हाइड्रोजन गैस H2 का परमाणु लिया प्लस इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस के साथ करवाई। तो हमने देखा कि ये दोनों आपस में जब मिलेंगे, अब इसको संतुलित करेंगे तो यहाँ लगा दिया 2H2 और इससे बनने वाला जो पदार्थ है वो जल है, तो 2H2। अब ये संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है और जल बन रहा है, तो ये लिक्विड अवस्था में होता है तो L लगा दिया। यहाँ क्या लगा हुआ है, ये L, क्या लगा हुआ है, L, मतलब तरल अवस्था के अंदर है। दोनों एग्जाम्पल आपको याद रखने बच्चों, क्योंकि पेपर में एग्जाम्पल ज़्यादा पूछेगा आपसे, थ्योरी कम पूछेगा। तो बच्चों अभी हम लोग यहाँ और कुछ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के जो उदाहरण हैं उनको देखने वाले हैं। इसके अंदर आपको पढ़ना है प्राकृतिक गैस का जलना। देखो प्राकृतिक गैस के रूप में जो हम लोग काम में लेते हैं सामान्यतः वो कौन होता है, तो प्राकृतिक गैस के रूप में काम आती है बच्चों मीथेन। मीथेन क्या है, प्राकृतिक गैस है, इसको बोलते हैं मीथेन। ठीक है, आगे आपके सामने जब इसकी अभिक्रिया, जब आप इसको जलाओगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑक्सीजन गैस यहाँ काम में आएगी। ये दोनों आपस में मिलकर के किसका निर्माण करेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड का, प्लस यहाँ ये H2O जो लिखा हुआ है जल के रूप में नहीं बल्कि वाष्प के रूप में होता है। तो H2O के सामने लिखा हुआ है गैस। बच्चे यहाँ भ्रमित हो जाते हैं कि सर ये तो लिक्विड होता है, यहाँ पे गैस क्यों लिख दिया। तो यहाँ जब आप सोचो जब CH4 इस गैस को जलाया जाएगा तो गैस को जलाने के बाद पानी थोड़ी बनेगा, एक वाष्प के रूप में ये कन्वर्ट होता है, प्लस कुछ ऊष्मा यहाँ निकलती है, तभी तो नाम क्या आया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आया। ये बात आपको थोड़ा सा यहाँ याद रखना है। आगे देखिए बच्चों, अब आपके सामने क्वेश्चन है जो हम लोग पहले भी थोड़ा इसके बारे में समझ चुके हैं कि श्वसन जो होता है क्या ये एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। श्वसन जो है क्या एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, आप बोलोगे सर हाँ, क्योंकि हम लोग जब कोई भी भोजन लेते हैं तो उस भोजन को तोड़ने के बाद जब वो भोजन टूटता है, धीरे धीरे जब उस भोजन का अपघटन होता है बच्चों ऑक्सीजन की उपस्थिति में, श्वसन की एक प्रक्रिया होती है और उसमें ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और CO2 को हम लोग छोड़ते हैं।
तो जब ऑक्सीजन उस भोजन के साथ अंदर जाके हमारे शरीर में मिलती है तो रुधिर कोशिकाओं के साथ ये ऑक्सीजन सभी जगह फैल जाती है, ठीक है। तो वहाँ हमें हर जगह ऊर्जा मिलती जाती है। तो आप बोल सकते हो कि जो श्वसन है उसकी वजह से हमारे शरीर में ग्लूकोज का अपघटन होता है। श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा हमें ऊर्जा मिलती है। इसका मतलब यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। कैसे? इधर देखो भाई, आप लोग जो खाना खाते हो वो ग्लूकोज के रूप में होता है। हम लोग नॉर्मली जब आप लोग जीव विज्ञान बायोलॉजी जब पढ़ते हो तो वहाँ ग्लूकोज आएगा। इस ग्लूकोज के रूप में कौन होता है बच्चों? C6H12O6 का रूप होता है। जब आपने इसको खाया तो ये आपके शरीर के अंदर गया, ठीक है। जैसे ही आपके शरीर के अंदर जाएगा तो यहाँ शरीर के अंदर जब गया तो इसको क्या मिलेगी? अंदर ऑक्सीजन गैस मिलेगी। तो इस ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपघटन, मतलब ये टूटना प्रारंभ कर देता है। जब ये टूटना प्रारंभ करेगा तो यहाँ से बनेगा CO2 प्लस जल का निर्माण होता है। और साथ ही साथ हमें क्या मिलती है? हमारे बॉडी को क्या मिलती है? शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। और इस ऊर्जा की सहायता से हमारा जो शरीर है वो कार्य करता है। तो ध्यान रखना, ये ग्लूकोज यहाँ ही जो अभिक्रिया हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन आप ले रहे हो, CO2 आप रिलीज कर रहे हो, इसका मतलब इन दोनों का आपस में क्या होता है? एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन हम लेते हैं, CO2 हम छोड़ते हैं। तो ये क्या है? ये एक श्वसन प्रक्रिया ही तो है। ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना। क्या कर रहे हो आप लोग? ब्रीथिंग कर रहे हो, श्वसन कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि श्वसन प्रक्रिया एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, क्योंकि यहाँ ऊर्जा का निष्कासन होता है, हमें ऊर्जा मिलती है। ये बात आपको याद रखनी है। तो बच्चों यहाँ लिखा हुआ है कि हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। तो पाचन के दौरान, क्योंकि भोजन हम लोग खाएंगे तो उसका डाइजेशन होगा, उसका पाचन होता है। भोजन सरल पदार्थों में टूट जाता है, अपघटित हो जाता है। उदाहरण के लिए चावल है, आलू है, ब्रेड में, ये क्या होते हैं? सब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं। इनको जब आप खाओगे तो धीरे धीरे कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज बनाने के लिए टूट जाता है। अतः ये क्या होगा? यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया को एक विशेष नाम श्वसन दिया जाता है। C6H12O6। प्यारे बच्चों, नाम लिखा हुआ है AQ। क्या नाम लिखा हुआ है? AQ का मतलब होता है एक्वस। क्या नाम होता है? एक्वस। मतलब एक तरीके से एक जलीय रूप होता है ये, किसका? ग्लूकोज का। ये ध्यान रखना, इसका मतलब होता है एक तरीके से जलीय रूप, एक्वस बोलते हैं इसको। ये एक जलीय रूप ही होता है और ये अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन के साथ में। और ऑक्सीजन यह गैस नहीं है, हम लोग बोल देते हैं ना, लेकिन जब हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन जाती है तो यह रुधिर में मिल जाती है। तो एक्वस फॉर्मेट के अंदर ये रहती है। ये आपस में अभिक्रिया करके 6CO2 प्लस 6H2O जो जल लिक्विड के निर्माण करती है, जो बॉडी के अंदर रहता है, प्लस ऊर्जा हमें देता है। कौन? ये ग्लूकोज। क्या देगा? ऊर्जा देगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे देखें, आगे लिखा हुआ है कि वनस्पति पदार्थ का जो खाद्य में जो अपघटन होता है, मतलब इसका जो विघटन हो रहा है, टूटता है, ये भी एक ऊष्माक्षेपी, क्योंकि वनस्पति पदार्थ जो होते हैं ये भी कहीं ना कहीं एक गैस रिलीज करते हैं, ऊष्मा रिलीज करते हैं। इसलिए इस अभिक्रिया का नाम भी क्या होगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। तो वनस्पति पदार्थ का खाद्य में अपघटन भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है।